नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 11वां अध्याय भ्रम। उस दिन इतवार था। हर इतवार को श्रीमती रेखा और उसके पति कोमल सिंह सुबह घर से बाहर चले जाते, मित्रों से मिलते, गपशप करते, दोपहर तक घर लौटते। रेखा को भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए हर इतवार को चंदन ही खाना बनाता था। आज भी वो सारा काम निपटाकर आंगन में बचिया से खेल रहा था। अभी उसकी दीदी बाहर से लौटी न थी। तभी चिट्ठी लेना की पुकार हुई और डाकिया एक लिफाफा फेंक गया। चंदन ने दौड़कर वह पत्र उठाया, उसे उलट पलट कर देखा और पढ़ा। आंतरिक की मुहर लगी थी। उस पर यह नाम पढ़ते ही वह जान गया कि बाबूजी ने पाठशाला के नाम जो पत्र लिखा था उसका जवाब आया है। उससे अब न रहा गया। अधीर होकर उसने एक बार फाटक पर नजर दौड़ाई और पत्र खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, लता नाम की लड़की आज से कई साल पहले इस स्कूल में पढ़ती थी। वह अचानक गांव से चली गई। उसका एक भाई था जो इसी स्कूल में पढ़ता था। वह लता के जाने से 10-12 दिन पहले ही घर से भाग गया था। इन दोनों बच्चों की देखभाल एक बुढ़िया करती थी। वह पागल हो गई है। उसका सगा बेटा लड़ाई में मारा गया, जिससे उसके दिमाग पर बुरा असर हुआ। पत्र पढ़ते ही चंदन की विचित्र हालत हो गई। वह लता के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करके फूट फूट कर रोने लगा। रेखा सिंह ने जब घर के आहते में प्रवेश किया तो देखा चंदन बचिया के गले में दोनों बाहें डाले अपने आंसुओं से बचिया के मस्तक को तर कर रहा था। रेखा के पीछे पीछे उसके पति भी आ पहुंचे। चंदन को इस तरह देखा तो पूछा, क्या बात है रेखा? चंदन को क्या हुआ? रेखा विस्मय में डूबे हुए आगे बढ़ी और चंदन के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ चंदन, रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने मारा? नहीं। चंदन ने सिर हिलाया और दीन स्वर में फूट पड़ा, दीदी मेरी लता न जाने कहाँ चली गई, वह गांव में नहीं है। तब तक कोमल सिंह ने खुला पत्र पढ़कर मेज पर रख दिया था। वह चंदन को पास बुलाकर बोले, चंदन दिल इस तरह छोटा ना करो, इसमें रोने की कौन सी बात है? लता गांव में नहीं है तो और कहीं होगी। जैसे तुम मेरे पास हो उसी तरह वह भी किसी के पास होगी। दुनिया में भले आदमी बहुत हैं, किसी न किसी ने उस बेचारी को अवश्य अपने पास रखा होगा। जाओ तुम खाना परोसो, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। शाम को हम सब घूमने चलेंगे। बचिया के लिए घंटी खरीदनी है ना, और तुम्हारे लिए पैंट और कमीज का कपड़ा भी। तुम बता रहे थे ना कि कल से मेला शुरू हो गया है, तो फिर आज वहीं चलेंगे। कपड़े और घंटी भी वहीं से ले लेंगे। कपड़े और घंटी का नाम सुनकर चंदन को ऐसा लगा जैसे उसके दुख की क्षति पूर्ति हो गई हो। वह हाथों से आंसू सुखाता हुआ रसोई घर की ओर चला गया। उसके जाते ही कोमल सिंह ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी झील सी नीली गहरी आंखों में बड़े बड़े पानी के मोती छलक छलक कर टूट रहे थे। चौंक कर उन्होंने पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है रेखा? घुटते हुए स्वर में रेखा बोली, कितनी व्यथा है बेचारे को। लता का नाम लेते ही ऐसे छटपटाता है जैसे किसी ने जल में से मछली को निकालकर किनारे रख दिया हो। हमें लता की खोज करनी चाहिए। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। रुमाल से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कोमल सिंह ने कहा, आज पहली बार तुम्हारे आंखों में पानी देख रहा हूँ, और वह भी चंदन के लिए। मैं मानता हूँ कि लता की खोज करना जरूरी है और मैं इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाऊंगा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि चंदन के प्रति तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? रेखा ने कहा, मैंने विवाह से पहले एक बार आंतरी से लौटते हुए बस स्टैंड पर चंदन को प्रथम बार देखा था। उस समय शायद वह नया नया ही गांव से आया हुआ था। मेरा बटुआ रास्ते में ही अचानक कहीं गिर पड़ा और मैं परेशान हो उठी। मेरे पास उतने ही पैसे थे, ज़्यादा पैसे अपने साथ नहीं लिए थे। इसने मेरी परेशानी को पहचाना और बटुआ लाकर मुझे दिया। उसकी ईमानदारी ने मुझे मोह लिया। जब मैं उसे इनाम देने लगी तो बोला, अपनी बहन से भी कोई इनाम लेता है? चंदन को देखकर मेरे पिताजी भ्रम में पड़ गए। उन्होंने समझा कि शायद मेरे श्याम ही ने चंदन के रूप में जन्म लिया है, और तब मैंने घूरकर बड़े गौर से उसका चेहरा परखा। देखकर मुझे अपने पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह हूबहू श्याम जैसा दिखाई दिया। वही सूरत, वही रंग, वही आंखें, बोली भी वैसी ही।
कौन श्याम रेखा? पति ने भरे दिल से पूछा। श्याम मेरा सगा भाई। वो बड़ी माता के कारण चल बसा। बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर विधाता का विधान नहीं टल सकता था। अगर आज वह होता तो चंदन जितनी उम्र होती उसकी। जब चंदन नौकरी के लिए हमारी हवेली में आया तो उसे देखकर पिताजी भी भ्रम में पड़ गए। बोले, बड़ा विचित्र संयोग है, शायद मेरे श्याम ने चंदन के रूप में जन्म लिया है। पिताजी ने उसे नौकर समझकर नहीं, श्याम समझकर ही अपने यहाँ रखा। मैं भी उसे श्याम समझती हूँ। कहकर कोमल सिंह ने गहरी सांस भरकर कहा, तो यह बात है, अब समझा। आज से मैं भी उसे उसी रूप में देखूंगा। बस अब तो हंस दो। सुनकर रेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा मजाक छोड़ो, अब जल्दी से चलने की तैयारी करो। खाना खाकर तीनों मेले की ओर चल पड़े। ग्वालियर में हर साल यह मेला दिसंबर के महीने में लगता है। देश भर की दुकानें इसमें लगती हैं। रेखा ने बचिया के लिए चंदन के पसंद की घंटी खरीदी, चंदन के लिए कपड़ा खरीदा, अपने लिए 2 साड़ियाँ भी मोल ली। कोमल सिंह ने कोट का कपड़ा लिया। फिर वे तीनों बड़ी देर तक मेले में यूं ही रौनक देखते हुए चक्कर लगाते रहे। काफ़ी देर बाद दोनों पति पत्नी तो मेले में घूमते घूमते उब गए, लेकिन चंदन अभी घूमना चाहता था। उसकी इच्छा देखकर रेखा बोली, भैया हम तो थक गए, बाबूजी भी थके मालूम होते हैं। हम दोनों सामने वाले बाग में बैठते हैं, तुम चाहो तो और घूम आओ। चंदन को चुप देख रेखा ने उसकी इच्छा जान ली और बोली, हाँ हाँ चंदन, इसमें हर्ज ही क्या है, मैं तुम्हारे साथ घूमती पर थक गई हूँ। अच्छा तो मैं घूम आता हूँ, चंदन ने कहा। कोमल सिंह बोले, पर जल्दी आना, हम यहीं बैठे हैं। अच्छा कहकर चंदन चल पड़ा। बिजली की तेज रोशनी और रंग बिरंगे प्रकाश का आनंद लेता हुआ वह इधर उधर घूमने लगा। हर दुकान के सामने खड़ा रहकर तरह तरह की वस्तुओं को देख आनंद लेता रहा। अचानक पीछे से उसे धक्का लगा। धक्का जोरदार था। वह जमीन पर गिरते गिरते संभल गया। फिर भी उसके हाथ सड़क की बजरी से छिल गए। उसने देखा पास से 2 लड़कियां गुजरकर उसके आगे हो गई थी। चंदन को गुस्सा आया। वह चीख पड़ा, अंधी कहीं की, देखकर चलना ही नहीं आता। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, यह किस लिए? यद्यपि लड़कियों से जो धक्का लगा था वह उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया था, तथापि उनकी चुप्पी से चंदन भड़क उठा। वह उनसे बदला लेने पर उतर आया, मगर पास पहुंचने पर भी वह उन्हें न देख सका। लड़कियों ने अचानक कार में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरे ही पल कार घर घर की आवाज़ के साथ धुआं छोड़कर आगे बढ़ गई। चंदन ने कांच में से उन्हें पहचानने की कोशिश की। उसे आभास हुआ कि उनमें से एक लता है, पर तभी उसने अपने आप पर ही हंसकर कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, एक गरीब भाई की बहन आलीशान कार में कैसे बैठ सकती है? ऐसा नसीब लेकर हम कहाँ आए हैं? तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 11वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।